मोबाइल यानी मौत। जो भी मोबाइल दिन में 10 घंटा यूज करता है वो भीख मांगेगा, और जो 15 करता है वो पागल हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल ने तुम्हारी सबसे प्रेशियस चीज छीन ली। सोचना, जो भी इस वर्ड को समझेगा उसका 2 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो बोले यार ऐसा करो, अब देखो आईएएस बनने का तरीका बता रहा हूं, इस कहानी से गौर से सुनना। अब जो आदमी 2000 करोड़ रुपया कोचिंग इंडस्ट्री से कमाया है, अगर वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि अवध ओझा ने पैसे के लिए कोचिंग छोड़ दी, तो मैं तो छोड़ूंगा। जो भी इस वर्ड को समझेगा उसका 2 साल में सिलेक्शन हो जाएगा। 2 साल लगते हैं इस तैयारी को, लगते ही लगते हैं। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा क्यों लगते हैं 2 साल, और हर चीज हर एंगल, फिर तुम्हारे जो क्वेश्चन होंगे वो पूछ लेना। इस तैयारी में 2 साल लगते हैं, और ये तैयारी है, प्रिपरेशन। इस वर्ड को जो समझेगा बस उसी का सिलेक्शन होगा, जो नहीं समझेगा वो कयामत तक तैयारी करेगा। कुछ चीजें हैं जिन्हें समझना है। अगर तुम वो समझ गए, डॉक्टर अंबेडकर एक बात समझ गए कि ये जो अपर कास्ट है इंडिया में, इसकी ताकत क्या है? एजुकेशन। समझ गए, वो नाहक में महान नहीं बने। तुम लाइव देखो, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। वो एक बात समझ गए कि यार जो पढ़ेगा नहीं वो मजदूर, जो नहीं पढ़ेगा तो वो मजदूर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि पढ़ाई तुम्हारे सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। बस पढ़ाई करके कोई राजा नहीं बनता। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि राजा बनने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। शराब की फैक्ट्री भी है तो भी राजा बनोगे। तो राजा बनने के लिए जरूरत किसकी है? समझ की। यहां पे तिलक लाइब्रेरी है जस्ट बगल में। मैं आज देख रहा था उनकी मूर्ति लगी हुई है, गंदी सी, सब कूड़ा करकट फैला हुआ है, कोई साफ करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वोट बैंक नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, जरूरत नहीं है। राजा बनने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है समझ, नॉलेज नहीं। समझ डेवलप करने का सबसे बड़ा तरीका है एजुकेशन। सबसे बड़ा एजुकेशन। तो एजुकेशन जब समझ को बढ़ा देगी तो वो आदमी अब लेबर तो करेगा नहीं, राय देगा। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। पढ़े, खूब पढ़े डॉक्टर अंबेडकर। पढ़ने के बाद उन्होंने, अब देखो समझ पैदा हुई। अब तुम्हें डॉक्टर अंबेडकर की कहानी सुना रहा हूं, और उस कहानी से तुम देखना कि राजा बनते कैसे। खुद पढ़े, खूब पढ़े, बैरिस्टर हो गए, लॉयर। तो जो आदमी ज्यादा पढ़ गया, देखो तुमने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर ली, तो सबकी तो औकात है नहीं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ने का मतलब यह है कि तुम अपने आप में एक बहुत बड़ा खलीफा हो। अब उस लेवल के लोगों के साथ जब तुम बैठे, तुम्हारी सोच बढ़ी, तुम एडवाइस देने लगे, पेपर बताने लगे। 1924 में उन्होंने क्या किया? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एक पार्टी बनाई। एक पार्टी बनाई। देखो समझ क्या करती है। 1924 में बनाई ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, क्योंकि भारतीय मांग रहे थे क्या? पॉलिटिकल राइट्स, कि साहब हमको और पॉलिटिकल राइट दो, और पॉलिटिकल राइट दो, और पॉलिटिकल राइट दो। तो इन्होंने एक पार्टी बनाई कि हम डिप्रेस्ड जो क्लास है, डिप्रेस्ड, किसी जाति का नाम नहीं लिया, डिप्रेस्ड, उसमें औरतें भी शामिल है। तुम ध्यान देना इस बात पे। बोले मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूं। बोले यार बहुत अच्छा। 1930 में, अब देखो दिमाग, समझदारी कैसे काम करती है। 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। भारत की सारी पार्टियों को बुलाया गया कि बताओ क्या क्या चाहिए तुम लोगों को। पहला कॉन्फ्रेंस हुआ ना, तो कांग्रेस नहीं गई थी पहले वाले में। कांग्रेस ने पहले वाले का बॉयकॉट किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था। कौन कौन गया था? ये पार्टी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन गई थी, हिंदू महासभा गई थी, मुस्लिम लीग गई थी।
अब अगर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर पढ़े नहीं होते तो यह समझ उनको कैसे होती कि हक मांगने के लिए राजनीतिक गलियारे में जाना पड़ता है। देखो समझ का खेल है ये। उन्होंने गन नहीं उठाया कि मार डालो सबको, ना ना, ये देखो समझ का खेल। ब्रिटानी सरकार के सामने बैठे, बोले आप क्या मांगे? तो बोले यार ऐसा करो, अब देखो आईएएस बनने का तरीका बता रहा हूं, इस कहानी से गौर से सुनना। अब मांगना क्या है? तुम रिप्रेजेंटेटिव बन के गए, अब 545 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा, सारा कानून वही बनाती है। और 545 में से 400 किसी एक वर्ग से हो जाए, डिप्रेस क्लास से हो जाए, जो क्लास परेशान है उससे हो जाए। पार्लियामेंट क्या करती है? नियम बनाती है। तो जो नियम बनाती है, वहां जो लोग बैठे हैं सॉरी, वहां जो लोग बैठे हैं वो 400 लोग इस ग्रुप से आ रहे हैं, यानी इस ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहां बैठाना है? पार्लियामेंट में। तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि बाबूजी, रैमसे मैकडॉनल्ड प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। बोले और डॉक्टर? हाँ। बोले सर सही है, अच्छा है सर। बोले कैसे? बोले साहब वो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए साहब। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। बोले यार तुम लोग बड़ा इंडिया में परेशान। बोले हाँ साहब, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए कि हमारे लोग भी साहब संसद में पहुंच जाए साहब, फिर अपने लिए कानून बनाएंगे साहब। अरे बोले देंगे यार तुमको सेपरेट इलेक्टोरेट, कैसी बात करो, नाम लिखो भाई इनका। ये किसका परिणाम है? एजुकेशन का। एक अनपढ़ आदमी क्या करेगा? गोली चलाएगा कि ये इन लोगों ने हमको परेशान किया है, ये लोग हमारी परेशानी का कारण है। तो शिक्षा ने क्या किया? डॉक्टर अंबेडकर की समझ का विकास किया। तो उन्हें यह सूत्र समझ में आ गया कि जिसको भी राजा बनना है उसको क्या करना है? पढ़ना है। ऐसे जिसको भी आईएएस बनना है उसको किस चीज का विकास करना है? समझदारी का। लेकिन समझदारी का विकास कैसे करोगे? पढ़ के। ये देखो पहला वर्ड क्या है? ये देखो प्रिपरेशन। यहां देखो पुणे में, दिल्ली से पढ़ के आए लोग, अब बहुत परेशान है। अब क्या कहें पापा मम्मी से? अभी एक साहब आए थे, वो 2 साल दिल्ली में रहे और 2 कोचिंग दिल्ली में की और माहौल ढूंढने गए थे। अभी हमने उनसे पूछा कि तुम दिल्ली क्या करने गए थे? बोले सर यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों, यहाँ क्या है? बहुत लोग हिमालय भाग गए बुद्ध बनने के चक्कर में, सब बुद्ध बन गए, बहुत सारे डाकू भी बन गए। दिल्ली में ज्यादा कोचिंग है, यह बात सही है। दिल्ली में प्रेशर ज्यादा है, यह बात सही है। ये सब बातें मैं मानता हूं। दिल्ली में क्या क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। वहां की स्पीड बहुत ज्यादा है जिंदगी की। जैसे यहां लड़का यवले पे 2 घंटा चाय पी लेगा, आराम से लाइफ चल रही है। हिंदू है तो 4 घंटा पी लेगा, क्योंकि हिंदू पुनर्जन्म को मानता है। तो वो सोचता है कि अल्लाह इस जन्म में नहीं होगा तो अगले में मार देंगे, और भगवान से प्रार्थना करा कि भगवान थोड़ा कोटे वाले में पैदा कराओ, अब की बार कहाँ पैदा करा दिया यार। हिंदू को टेंशन नहीं है, मुसलमान को ज्यादा है कि अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो कयामत तक बैठ के अपने दोस्त, उनके बेटे, उनके परपोते को आईएएस बनते हुए देख रहे हैं। किसी भी चीज के जब तुम कोर को पकड़ते हो, कोर को, अगर तुम पढ़े नहीं होते तो यहां क्यों आते? जितने लोग इस क्लास में बैठे हैं, एटलीस्ट सब के सब ग्रेजुएशन तो कर ही लिया ना, कॉलेज में आ गए, तो तुम्हारी समझ डेवलप हुई कि नहीं हुई? अब तुम में से 95% साइंस बैकग्राउंड से हो गए। तुमको कोचिंग क्यों आनी पड़ती है? क्योंकि तुमसे में से 90% साइंस बैकग्राउंड से हो। तुमको क्लास 10th में कहा गया था कि हिस्ट्री पढ़ के किसी को नौकरी नहीं मिलती और दोबारा जीवन में हिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है। तुम बड़े खुश थे। तुमने 11th में पीसीएम लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिर तुमने आईआईटी की कोचिंग कोई ज्वाइन कर ली 11th में ही, कि 11th का सिलेबस भी खत्म कर लेंगे और साथ में आईआईटी का सिलेबस भी खत्म कर लेंगे। तो 11 12 तुम आईआईटी की इंजीनियरिंग की तैयारी की है, 10+2 क्वालिफाई किए,
फिर क्वालिफाई करते हुए अगर नहीं हुआ तो फिर 1 साल कोटा चले गए, फिर वहां इंजीनियरिंग की तैयारी की। फिर पापा ने कहा कोई भी कॉलेज मिल रहा है कम से कम ले लो यार, एक टप्पा तो लग जाएगा कि इंजीनियर हो, निकम्मे तो नहीं हो। बोले इंजीनियरिंग कर ली। अब इंडिया में इंजीनियरिंग करने से क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि आदमी यहां इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करता है। जब इंजीनियरिंग कर ली तो एमबीए करने की जरूरत क्या है? इसीलिए सबसे ज्यादा आजकल इंजीनियरिंग का सिलेक्शन होता है। उनकी बेइज्जती बहुत होती है, जिसकी बेइज्जती ज्यादा होती है उसका सिलेक्शन ज्यादा होता है। लोग हमसे पूछते हैं कि सर इंजीनियरों का इतना सिलेक्शन क्यों हो रहा है? मैंने कहा इनके अंदर आग लगी हुई है कि 10-10 साल पढ़े, पता लगा इंजीनियरिंग कर लिया, फिर पापा कह रहे हैं कि यार एमबीए कर लो, शादी फिर भी नहीं हो रही है। तो ये गुस्से में तैयारी कर रहे हैं। अब तुम सोचो, अब तुम एक तो छोड़ आए ह्यूमैनिटीज, तुमको पता नहीं थी, पता ही नहीं था, तुमको पता ही नहीं है कि साहब ये सिविल सर्विस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, जनरल, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। जीएस का एक पार्ट इथिक्स भी है, पर उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कोर पार्ट्स हैं। अब तुम्हें पता ही नहीं कि ये क्यों पढ़ना चाहिए, ना तुम कभी पढ़े और ना तुम्हें पता है कि क्यों पढ़ना चाहिए। तो जो भी आईएएस की तैयारी करेगा उसका पहला फेस होगा इनको पढ़ना। जो भी नॉन ह्यूमैनिटीज का लड़का तैयारी शुरू कर रहा है उसका पहला फेस है इन सारे सब्जेक्टों को पढ़ना, इस पर्सपेक्टिव से कि इनका रेलेवेंसी क्या है, हम क्यों पढ़ें। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ें? तो जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये नेशन बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नेशन है। कब बना? बोले साहब ये तो 1787 में बना साहब। बोले उससे पहले? बोले उससे पहले 13 कॉलोनीज थी साहब। बोले उससे पहले? बोले साहब उससे पहले कुछ था ही नहीं। 1492 में साहब कोलंबस पहुंचा, 40-50 लोग सुट्टा उट्टा मारते हुए जहाज पे बैठे, जाओ चले। बोले कहां? बोले समंदर को नापने, समंदर में घुसेंगे। बोले बहुत बड़ा है, मर जाओगे, उस तरफ गिर जाओगे जाके। बोले मर जाएंगे, वैसे यहां मर रहे, यहां कौन से स्पेन के राजा हैं, आओ चले। तो 40 दिन का सामान लेकर, खाने पीने का सामान लेके लोग जहाज में बैठे कोलंबस के साथ चल दिए कि चलो। 35 दिन चला गया, कहीं जमीन ही ना दिखाई पड़े। तो जो लोग कोलंबस के साथ निकले उनको लगा कि बेवकूफ बनाया हमको, तो कहा ऐसा करो इसी को मार डालो, इसको मार के अटलांटिक में फेंक दो। उसने कहा फेंक दो, 40 दिन का राशन है, यहां 35 दिन हो चुका है, अब यहां से वापस जाओगे 5 दिन में राशन खत्म हो जाएगा और 30 दिन में तुम भी मरोगे भूखो। इसीलिए कैलकुलेट करके चलना चाहिए। अगर 60 दिन का राशन ले आता तो मार दिए होते सब कोलंबस को। 40 दिन का लेके गया कि अगर मैं मरा तो ये सब मरेंगे। बोला 5 दिन और बाकी है, जहां इतना इंतजार किए वहां 5 दिन और चौथे दिन जमीन दिखाई पड़ गई। कोलंबस बड़ा खुश हुआ कि भारत आ गए, भारत आ गए, क्योंकि ये तो खोज रहे थे इंडिया, ये सब इंडिया का रास्ता खोज रहे थे। अंदर पहुंचे, देखिए लोग नंगे घूम रहे। बोले यार ये क्या हो गया यार, यहाँ के लोगों को ऐसा तो था नहीं भाई साहब कि लोग नंगे घूमते थे लोग। तो बोले यार कहीं गलत जगह आ गए क्या। वहां पहुंचे तो इन लोगों को ऐसी चीजें मिली, बड़ी नई नई चीजें मिली। वहां से लेकर आए सब चीजें, वापस लेकर आए, यूरोप लेकर आए, स्पेन पोर्चुगल लेकर आए। वो उन चीजों को लेकर जब ये भारत आए तो बड़ी मार्केट मिली, बड़ी बिक्री हुई इन चीजों की, बड़ी डिमांड हुई। तो जहां की चीज, मोबाइल अंदर रख लो यार, कोई फायदा नहीं है। मोबाइल यानी मौत। जो भी मोबाइल दिन में 10 घंटा यूज करता है वो भीख मांगेगा, और जो 15 करता है वो पागल हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल ने तुम्हारी सबसे प्रेशियस चीज छीन ली। सोचना, तुम्हारे रिश्ते छीन लिए। पहले जब हम अकेले होते थे तो अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, अब हम अकेले होते ही नहीं। मतलब हम अपने समय की बात बता रहे हैं
तो हमें शाम को निकलना ही होता था। एक पर्टिकुलर एरिया होता था, चाय की दुकान होती थी, वहाँ सब इकट्ठा होते थे, एक चाय लेते थे और भी बहुत कुछ लेते थे और बैठते थे और डिस्कस करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, कंपनी देते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, एक दूसरे की परेशानी में हिस्सेदारी करते थे। ये दोस्ती का मतलब होता था। किसी के फादर एडमिट है तो उसके साथ रात भर हम भी हॉस्पिटल में रहते थे, उसको हिम्मत मिलती थी। तो जब हमारे फादर बीमार हुए तो वो लोग हमारे साथ हॉस्पिटल में रहे, इसको भाईचारा कहते थे। मोबाइल ने वो सब मार दिया, सब खत्म कर दिया। आपको जरूरत ही नहीं जब तक आप क्रिटिकल कंडीशन में नहीं आएंगे। भाई आप किसी के पास कब जाएंगे? जब आपको किसी की जरूरत है। मोबाइल ने आपकी जो जरूरत है दूसरों की वो खत्म कर दिया। और सबसे बड़ा झटका दिया, हम कभी क्लास में मोबाइल लेके नहीं आते, कभी। इतनी इज्जत दिया इस प्रोफेशन ने, इतना पैसा दिया और दिया ही जा रहा है, कंपनी पे कंपनी छोड़े जा रहे हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि इकरा में नहीं पढ़ाएंगे, अनअकैडमी में चलेगा। इकरा मेरी कंपनी है, पढ़ाने ना पढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता। अनअकैडमी वाले ज्यादा पैसा दे रहे थे। तो दिल्ली में जितनी कोचिंग है वो संत थोड़ी है सब, वो भी 2-2 हजार करोड़ रुपए कमाई है। संकल्प में हम पढ़ाते थे, वो एनजीओ थी, उसको आज तक नहीं छोड़े। वो 200 रुपए घंटा देती थी पढ़ाने के लिए, वहां आज भी पढ़ाने आते हैं। अब तो खैर नहीं चलती, लेकिन जब उन्होंने बुलाया तब मैं पढ़ाने गया। अब जो आदमी 2000 करोड़ रुपया कोचिंग इंडस्ट्री से कमाया है, अगर वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए कि अवधोजा ने पैसे के लिए कोचिंग छोड़ दी, और मैं तो छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी में एक ही चीज क्लियर है, मेरे कॉन्सेप्ट्स। मुझे पता है ये सारी दुनिया कुछ भी बोले, जहां मैंने एक बोरा नोट रखा वैन में और लुटाना शुरू, ये ले। उससे परसों मुझसे पूछे करप्शन कैसे खत्म होगा? इस देश के आईएएस अधिकारी, पॉलिटिशियन बहुत करप्ट हैं। बिल्कुल नहीं करप्ट है। इस देश के सबसे अच्छे हैं इस देश के अधिकारी और राजनीतिज्ञ। तो फिर करप्ट कौन है? जनता। 1000-1000, 2-2 हजार रुपए लेके वोट देते हो, तो जो आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा वो अपना पैसा वापस नहीं लेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। फिर चिल्ला रहे हो, हमको बेवकूफ बना दिए। तुम हो बेवकूफ। जब तक इस देश का आदमी शराब और पैसे के बदले में वोट देना नहीं छोड़ेगा, तब तक इस देश में करप्शन कभी नहीं खत्म होगा। तो इस तरह से करप्शन इस देश की जनता में है। ना तो ब्यूरोक्रेसी में है और ना राजनीति में है। आप एक बार एक ऐसा आदमी चुन के देखो जिसने आपको 1 रुपया ना दिया हो, और फिर वो करप्शन करे तो बताओ हमें। क्योंकि जो सेवा भाव से आ रहा है वो क्यों आपको पैसे देगा? जैसे हमसे कोई कहते हैं कि इलेक्शन लड़ जाओ, पहले तुम लड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर लड़ जाए तो हारना तो पक्का है। एक चीज तो गारंटी है कि हार जाएंगे, वोट नहीं मांगेंगे। तुम्हारी गर्ज हो तो दे दो, क्योंकि तुम्हारे लिए काम करने आए हैं। अब तुमको पढ़ाने आए, तुमको रास्ता बताने आए, तुम्हारा ही पैर छुए कि स्टूडेंट नाराज भाड़ में जाओ, भाग जाओ, हटो यहां से। तो तुम्हें 1-2-3 काम करने पड़ेंगे। ये जो नेता तुम्हारे पैर छूते हैं, इनको रोकना पड़ेगा कि भैया पैर मत छुओ हमारा। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं,